नमस्कार, आदाब। मुंशी जी की बज़्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बारी है अफसाना नंबर 83 की, यानी स्टोरी नंबर 83। मैं अब हिसाब इसलिए रख रहा हूँ, कौन जाने कब क्या हो जाए, और अगर मैं 100 कहानियाँ पूरी ना कर पाऊँ तो सनद रहे कि इतनी कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं। आज के अफसाने का उन्वान है बदनसीब माँ। लेकिन ये अफसाना पहली बार हिंदी में बेटी वाली विधवा के शीर्षक से पत्रिका चांद के नवंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ था, और किताबी सूरत में उर्दू में मुंशी जी के अफसानवी मजमूए वारदात में 1938 में शाये हुआ। पेश है अफसाना बेटी वाली विधवा या बदनसीब माँ। पंडित अयोध्यानाथ का इंतकाल हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी मौत दे। 4 जवान लड़के यादगार छोड़े और एक लड़की, असासा भी काफ़ी, पुख्ता मकान, 2 बाग, कई हज़ार के जेवर और 20,000 नकद। बेवा फूलमती को सदमा होना लाजमी था और वो कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे तसल्ली हुई। चारों लड़के एक से एक सादतमंद, चारों बहुएं एक से एक फर्माबरदार। जिस वक्त फूलमती चारपाई पर लेटती तो बारी बारी से उसके पांव दबाती, वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी धोती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कांतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपये माहवार का नौकर था। दूसरा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं क्लिनिक खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और अखबारों में मज़ामीन लिखकर अपना जेब खर्च निकाल लेता था। सबसे छोटा सीतानाथ चारों में ज़हीन और होनहार था और इस साल बीए अव्वल दर्जे में पास करके एमए की तैयारी में मसरूफ़ था। किसी में वो लाउबालियाँ ना थी, ना फजूल खर्चियाँ, ना कमंदेशियाँ जो वालदैन को जलाती हैं और ख़ानदान को तबाह कर देती हैं। बुढ़िया घर की मालकिन थी, अगरचे कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थीं। फूलमती में वो हुकूमत पसंदी न थी जो बुढ़ापे को सख्त गिर बना दिया करती है, मगर उसकी मर्जी के बगैर कोई लड़का नाश्ता नहीं मंगा सकता था। शाम का वक्त था। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी की दावत होगी, उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती कमरे में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरों में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, सब्जी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही की मस्कियां सब चली आ रही हैं। महाब्राह्मण के लिए दान की चीज़ें लाई गईं, बर्तन, पलंग, बिस्तर, कपड़े वगैरह, मगर फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। हस्बे ज़ाब्ता सब चीज़ें उसके पास आनी चाहिए थीं। वो हर एक चीज़ को देखती, उन्हें पसंद करती, उनकी मिकदार में कमी बेशी करती, तब उन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता, मगर उसे दिखाने की किसी ने ज़रूरत न समझी। अच्छा, और आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरियों के लिए कहा था। घी के भी 5 कनस्तर आए, उसने 10 कनस्तर मंगवाए थे।
शायद सब्जी, दही, शक्कर वगैरह में भी कमी की गई हो। किसने उसकी हुक्म में मदाखलत की? जब उसने बात तय कर दी तो किसी को क्या हक है कि उसमें कमी बेशी करे? आज 40 साल से घर के हर एक मामले में फूलमती का फैसला आखिरी हुआ करता था। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख ना की। यहां तक कि पंडित अयोध्यानाथ सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ देते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वो कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, पर आखिर उससे रहा ना गया। खुद परवरी उसकी फितरत में सानी बन गई। गुस्से में भरी हुई आई और कांतानाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरे लाए? मैंने 5 बोरों के लिए कहा था, और घी भी 5 कनस्तर। तुम्हें याद रहे मैंने 10 कनस्तर कहे थे। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसकी आत्मा पानी को तरसे तो कितनी शर्म की बात होगी। कांतानाथ ने माजरत नहीं की, उज़्र गुनाह नहीं किया, नादम भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो बागियाना अंदाज से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 बोरियों की हुई, और 3 बोरों के लिए 5 कनस्तर घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गईं। फूलमती तेज होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं? लेकिन अपना नफा नुकसान तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगी। इस जुमले का मतलब उसकी समझ में ना आया। अपना नफा नुकसान? ये अपना क्या भला है? इसका वजूद कब से हुआ? इस घर के नुकसान की जिम्मेदारी उसके सर है। दूसरों को, चाहे वो उसके पेट के लड़के ही क्यों ना हो, उसके फैसले में दखल देने का क्या हक है? लौंडा इस तरह जवाब दे रहा है गोया घर उसका है। उसने मर मर कर ये गृहस्थी जमा की है। मैं तो गैर हूं, इसकी खुदसरी तो देखो। उसने तहक्कुमना लहजे में कहा, मेरे नफा नुकसान के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे इख्तियार है। मैं जो मुनासिब समझूं वो करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 कनस्तर घी और लाओ, और आइंदा से खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। उसने अपने ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा तंबीह कर दी थी, और अब वहाँ खड़े होने की ज़रूरत ना समझकर वो अपने कमरे में चली आई। हालांकि कांतानाथ तो अभी वहीं खड़ा था, जैसे उससे उसकी हुक्म की तामील में कुछ उज़्र है। मगर फूलमती मुतमईन बैठी थी। इतनी तंबी पर भी किसी को उसकी नाफरमानी की जुर्रत हो सकती है, ये उसकी जहन में ना आया। मगर रफ्ता रफ्ता उस पर हकीकत खुलने लगी थी कि उसके घर में उसकी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 रोज़ पहले थी। रिश्तेदारों के यहाँ से नवीद में घी, शक्कर, मिठाइयाँ वगैरह आ रही थीं। बड़ी बहू उन चीज़ों को ख़ास अंदाज से संभाल कर रख रही थी। तीनों छोटी बहुएं भी भंडारे में घुसी हुई थी। कोई भी फूलमती से पूछना नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं वो कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा मोहतमिम है, दिन भर भंग पिए पड़ा रहता है, और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझ सकती है? बद हो जाएगी। और क्या, सब के सब खानदान की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कब हो जाएगी, तब इधर उधर भागे फिरेंगे। इन कामों के लिए तजुर्बा और सलीका चाहिए। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए और मारी मारी फिरे। कोई चीज़ इतनी कम बने कि किसी के पत्तल पर पहुंचेगी नहीं।
आखिर इन सबों को क्या हो गया है? अच्छा, बड़ी बहू सेफ क्यों खोल रही है? वो सेफ को मेरी मर्जी के बगैर खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है जरूर, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं वो संदूक नहीं खोल सकती। आज इस तरह खोल रही है गोया सब कुछ वही है, मैं कुछ हुई ही नहीं। उसने बड़ी बहू के पास जाकर तुंत लहजे में कहा, सेफ क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने बेबाकाना अंदाज से कहा, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए पैसे कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया, किसने किया अब मैं क्या जानूं? जाकर अपने लड़कों से पूछो। फूलमती फिर आकर अपनी कोठरी में बैठ गई। उस वक्त बिगड़ने का मौका ना था, घर में मेहमान भरे हुए थे। अगर उस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग तो यही कहेंगे कि पंडित के मरते ही उनके घर में फूट पड़ गई। खून का घूंट पी पी कर रह जाती थी। जब मेहमान रुखसत हो जाएं तब वो एक एक की खबर लेगी, देखेगी उस वक्त लड़के क्या बातें बनाते हैं। इस अरसे में वो कारपर्दाजियों की बेकायदगियों और फजूल कारियों और गलतियों का मुबसराना निगाहों से मुशाहिदा कर रही थी। 12 बजते बजते दावत शुरू हुई। सारी बिरादरी के लोग एक साथ खाने के लिए बुला लिए गए। फूलमती खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। सहन में मुश्किल से 250 आदमी बैठ सकते हैं और ये सारी बिरादरी कैसे बैठेगी? 2 पंगतों में लोग बैठते तो क्या बुरा था? यही तो होता कि 2 की बजाय 4 बजे ख़त्म होती। मगर यहाँ तो सबको सोने की फिक्र पड़ी हुई थी। अचानक शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी से नमक पीसने गई। फूलमती गुस्से से होंठ चबा रही थी, मगर उस मौके पर जबान ना खोल सकती थी। खैर नमक पिसा और पतीलियों में डाला गया। अचानक फिर शोर मचा। पानी घर में बर्फ न थी। आदमी बाजार दौड़ा गया। बाजार में इतनी रात गए, बर्फ कहाँ? आदमी नाकाम लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी बदइंतजामी उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सबको मालिक और मुंतजिम बनने के धुन है। बर्फ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की किसी को भी सुध ना रही। सुध कहाँ से आए जब किसी को गप मारने से फुर्सत न मिले? मेहमान अपने दिल में क्या कहते होंगे? दावत करने चले थे और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा फिर क्यों घर में हलचल मची? अरे गजब! किसी के शोरबे में एक मरी चूहिया निकल आई। या भगवान, अब तुम ही आबरू रखियो। छी, इस फूवड़पन की भी कोई हद है? सारे मेहमान उठे जा रहे हैं, ना उठे तो क्या करें? आंखों से देखकर मक्खी कौन निकलेगा? फूलमती के दिल में ऐसा उबाल उठ रहा था कि दीवार से सर टकरा ले। मजनूनाना हालत में बार बार सर के बाल नोचती थी। अब आगे दावत का इंतज़ाम करने चले थे। सारा करा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग। अब उससे जब्त ना हो सका। मेहमान उठ चले थे। पत्तलों में खाना जूं का तूं पड़ा था। चारों लड़के आंगन में नादम खड़े थे। एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही थी। उस वक्त फूलमती शोले की तरह टूट कर आई और बोली, मुंह में कालिक लग गई कि नहीं? या भी कुछ कसर है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे।
हफ्तों इस दावत का चर्चा रहेगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोगों को शर्म और हया तो है नहीं। तुम्हें क्या, आत्मा तो उसकी रो रही है जिसने जिंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दिया। कांतानाथ कुछ देर तो खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब रहने दो अम्मा, गलती हुई हम सबसे, हम सब मानते हैं, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब क्या इसके लिए आदमियों को हलाल कर डालोगी? सभी से गलतियां होती हैं, पछताने के सिवा आदमी और क्या करता है? किसी की जान तो नहीं मारी जाती, आदमी गलतियों से तो सीखता है। बड़ी बहू ने फरमाया, हम क्या जानते थे कि बीबी नंद कुमुद से इतना जरा सा काम ना होगा, चूहिया तरकारी में बैठी होगी, उन्होंने टोकरी को बगैर देखे भाले कढ़ावा में डाल दिया होगा। कांतानाथ ने बीवी को डांटा, इसमें ना कुमुद का कसूर है ना तुम्हारा ना मेरा। इत्तेफाक है इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ावा में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उंडेल दिए जाते हैं। उसमें कैसी जगह सही और कैसी नाक कटाई? तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कांता, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चूटे और आटे में गुन, ये सब तो नहीं देखे जाते। हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, वरना चुपके से चुहिया पकड़ कर निकाल देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती इस कुफ्र पर ताज्जुब से बोली, क्या सबको चुहिया खिलाकर उनका धर्म ले लेता? कांतानाथ ने मां की तरफ निगाहे मलामत से देखा और कहा, क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल से उठ कर गए, उनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का गोश्त ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। क्या वो जरा सी चुहिया उन सबसे नापाक है? फूलमती के पास ऐसी बेतुकी हुज्जतों का जवाब ना था, अपना सा मुंह लेकर रह गई। 2 महीने गुजर गए, रात का वक्त है, चारों भाई भंग पीकर कमरे में बैठे मशवरा कर रहे हैं। बड़ी बहू भी उस मजलिस में शरीक है। कांतानाथ ने मसनद पर टिककर कहा, मैं तो कुमुद की शादी में अपने हिस्से की एक पाई भी नहीं दे सकता, आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। उमानाथ, तो यहां किसके पास फालतू रुपए हैं? 5-5 हजार ही तो एक के हिस्से में आए हैं। मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। दयानाथ, मुझे भी प्रेस और अखबार की फिक्र है। 5,000 अपने होंगे तो 5,000 का कोई साझी मिल जाएगा। मैं तो अपने रुपए में से एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। कामतानाथ, दादा ने 5,000 जहेज ठहराया था, उसकी जरूरत ही क्या है कि पंडित मुरारी लाल के लड़के से शादी हो? लड़की किस्मत वाली हो तो गरीब के घर में भी रह सकती है, बदनसीब हो तो राजा के घर में रोती रहेगी। ये तो नसीबों का खेल है। सीता ने शर्माते हुए कहा, यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि तय हुई सगाई तोड़ दी जाए। उनसे कहा जाए कि 5,000 की जगह 3,000 ले लें, इस तरह 5,000 में शादी हो सकती है। मैं अपने हिस्से के सब रुपए दे दूंगा। कांतानाथ ने खिसियाकर भाइयों से कहा, सुनते हो इसकी बातें? उमा, जब ठोकरे खाएंगे तो आंखें खुलेंगी। कांता, इतना याद रखो कि हम लोग तुम्हारी तालीम के जिम्मेदार नहीं हैं। सीता, जी हाँ याद है। उमा, और जो कहीं तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए वजीफ़ा मिल जाए तो सूट बूट और सफ़र खर्च के लिए
रुपया कहाँ से लाओगे? उस वक्त किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे? कामता, और वजीफा तुम्हें मिलेगा, कहो मैं आज लिख दूं। इस दलील ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। अगर उसे सरकारी वजीफा मिल गया तो 5,000 तैयारियों के लिए दरकार होंगे। हुकूमत के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू को पामाल करे। बोला हाँ, ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपये की ज़रूरत, ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। कामता, तो उसकी एक सूरत यही है कि कुमुद की शादी कम से कम खर्च में कर दी जाए। 1,000 से ज़्यादा हम किसी तरह से खर्च नहीं कर सकते। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? MA BA ना सही, जजमानी से उनकी आमदनी 50 रुपये माहवार से कम नहीं। उम्र भी अभी 40 साल है। पिछले साल ही तो बीवी मरी है। मुझे यकीन है वो बगैर जहेज के राजी हो जाएंगे। उमा, वहां जहेज का कोई सवाल नहीं, तीसरी शादी है। कामता, ये ना कहो वो चाहे तो 1,000-2,000 पा सकते हैं, मगर हमारे साथ कुछ दब जाएंगे। तो यही सलाह के मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और दीनदयाल के साथ सगाई की जाए। दया, अम्मा से भी पूछ लेना। कामता, अम्मा से पूछना बेकार है, उनकी तो जैसे अकल घास खा गई है। वही पुराने वक्तों की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि वो ज़माना नहीं रहा। उमा, वो मानेंगी नहीं, अपने जेवर बेचकर शादी करेंगी, देख लीजिएगा। कामता, हाँ ये मुमकिन है, जेवरों पर उनका पूरा इख्तियार है, ये उनका स्त्री धन है, जो चाहे कर सकती हैं। दयानाथ, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादा ही की कमाई है। कामता, किसी की कमाई हो, स्त्री धन औरत की चीज है। उमा, ये सब कानूनी गोरख धंधे हैं। स्त्री धन कोई चीज नहीं, गहने 10,000 से कम के नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम खो देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी बहाने से ये गहने अपने हाथ में करने होंगे। अभी दीनदयाल का जिक्र ना करो, वरना ताड़ जाएंगी। गहने अपने पास आ जाएं तो साफ साफ कह दो, तब क्या कर लेंगी? गया, हाँ ये तरकीब अच्छी है। कामता, मुझे धोखे की चाल मुनासिब नहीं मालूम होती। जिस पर हमारा हक है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, जिस पर हमारा हक नहीं उसके लिए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो आप अलग बैठिए, मैं जाकर कहता हूं कि मैंने एक अखबार में मजमून लिखा था, उस पर सरकार मुकदमा चला रही है, 5,000 की जमानत देनी पड़ेगी। आप अपने जेवर दे दें तो मेरी जान बच जाएगी। आप लोग भी कुछ नमक मिर्च मिला दीजिएगा। कामता, ना भैया, मैं इस काम के करीब न जाऊंगा। सीता, मेरा भी इस्तीफा है। उमा, इन लोगों को जाने दो जी, हम और तुम मिलकर रंग जमा लेंगे। ये धर्मात्मा लोग हैं, भैया नौकर ही हैं। सीता को वजीफा मिलने वाला है, ज़रूरत तो हमें और तुम्हें है। बड़ी बहू ने फरमाया, 50 रुपए के ही तो नौकर हैं, और कुछ इतने दिन मुझे आए हो गए, पीतल का एक छल्ला भी ना बनवाया, तौफीक ही ना हुई। आज धर्मात्मा बने हैं। उमा, अम्मा के जेवर मिल जाएं तो उनका हार तो मैं दे दूंगा। भाई खातिर जमा रखो। बड़ी बहू, मिल चुके, वो गुड़ नहीं जो चीटे खा जाएं। दया, अच्छा तो इसी बात पर अभी जाता हूं, जेवर लेकर ना आऊं तो मुंह ना दिखाऊं। ये कहने की जरूरत नहीं कि दयानाथ की कौड़ी चित पड़ी। माँ का ममता भरा दिल बेटी की मुसीबत देखकर क्यों ना पसीजता।
फूलमती यह दास्तान सुनते ही बावली हो गई। उस पर उमानाथ ने भी और रद्दा जमाया, अगर सुबह 10 बजे तक रुपए दाखिल ना हुए तो हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। बैंक से रुपए तो अभी मिल नहीं सकते, महीनों खतों किताबत होगी, विरासत का फैसला हो जाएगा तब कहीं जाकर रुपए मिलेंगे। फूलमती को यह कब बर्दाश्त हो सकता था कि उसके जेवरों के होते उसके बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएं। सारे जेवर निकाल कर दयानाथ को दे दिए। इस तरह अपनी माँ की गर्दन पर खंजर चलाकर दोनों नाखलफ खुश खुश भाइयों के पास लौटे। 2-3 महीने और गुजर गए। जेवर मार लेने के बाद चारों भाई अब माँ की दिलजोई करने लगे। अपनी बीवियों को समझाते रहते थे कि अम्मा का दिल न दुखाएं। अगर किसी की तशफ़ी थोड़ी सी जाहिरदारी से हो जाती है तो उसमें कमी क्यों की जाए। चारों करते अपने दिल की, मगर माँ से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि उनकी बातों में आ जाती और हर एक बात में रजामंद हो जाती। बाग बेचना था, वो फूलमती को बहुत नागवार गुजरा था, लेकिन चारों ने ऐसी बंदिशें बांधी कि वो उसे बेचने पर राजी हो गई। हाँ, कुमुद की शादी के मामले में बेटों से उसका इत्तेफाक ना हुआ। वो कहती थी कि शादी मुरारी लाल के लड़के से ही होगी। चारों भाई पंडित दीनदयाल से करना चाहते थे। एक दिन इस बात पर तकरार की नौबत आ गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का हिस्सा नहीं है? तुम्हें 10,000 का एक बाग मिला, 25,000 का मकान, 20,000 नकद, क्या 5,000 में कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता नाते नरमी से कहा, अम्मा, कुमुद हमारी बहन है और हम अपने मकदूर भर कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसे नुकसान हो। लेकिन हिस्से की जो बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जब जिंदा थे तब और बात थी, अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करना पड़ेगी। जो काम 1,000 से हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। उमानाथ ने भी बात जोड़ी, 5,000 क्यों साहब, 10,000 कहिए। दावत ज़ियाफ़त रस्म रसूम में क्या 5,000 भी खर्च ना होंगे? काम था, हाँ ठीक है, 10,000 ही समझो। 10,000 रुपये में एक शादी में खर्च करने की अब हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, शादी तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगी, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे शौहर की कमाई है, मैंने मर कर जोड़ा है, अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। तुमसे मांगने जाऊं तो मत देना। कामता नाथ को अब तल्ख हकीकत के इजहार के सिवा चारा ना रहा। बोले, अम्मा तुम खामखा बढ़ाती हो। जिस रुपए को अब तुम अपना समझती हो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। एक एक पाई हमारी है, तुम हमारी मर्जी के बगैर उसमें से खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सांप ने डस लिया। बोली, क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही रुपए अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकती। कामता, वो रुपए तुम्हारे नहीं हमारे हैं। फूलमती, तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। कामता, नहीं, दादा के मरते ही सब कुछ हमारा हो गया। उमा, अम्मा कानून तो जानती नहीं, खामखा उलझती हो। फूलमती की बेनूर आंखें शोले की तरह दहक उठी, चेहरा लाल हो गया। बोली, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए, ऐसे कानून में आग लगे। मैं ऐसे लचर कानून को नहीं मानती। ये कानून है कि गले पर छुरी फेरना? तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ ना थे। मैंने पेट और तन काट काट कर ये रुपए जमा किए, नहीं तो आज इस घर में धूल उड़ती होती।
घर ही कहाँ होता। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए छू नहीं सकते। मैंने तुम चारों की शादी में 10-10 हज़ार खर्च किए हैं। तुम्हारी पढ़ाई में भी 5-5 हज़ार से कम खर्च ना हुए होंगे। कुमुद भी तो मेरे पेट से पैदा हुई है, उसकी शादी में भी 10 हज़ार खर्च करूंगी। जो कुछ बचेगा वो तुम ले लेना। उमानाथ ने झल्ला कर कहा, भाई साहब, आप नाहक अम्मा के मुंह लगते हैं। चलकर मुरारी लाल को खत लिखिए, तुम्हारे यहाँ शादी ना होगी। दीनदयाल के पास आज ही पैगाम भेज दीजिए। अम्मा को बकने दीजिए। ये कानून कायदा तो जानती नहीं, बेकार बहस करती हैं। फूलमती ने जब्त करके कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। हुमा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद सारी जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक सिर्फ गुजारा लेने का है। फूलमती, किसने बनाया ऐसा कानून? हुमा, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने। और किसने? फूलमती एक लम्हा खामोश रहकर बोली, तो मैं इस घर में तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूं। हुमा, तुम जैसा समझो। फूलमती, घर मैंने बनवाया है, रुपए मैंने जोड़े, बाग मैंने खरीदा, और आज इस घर में गैर हूं। मनु ने यही कानून बनाया है। अच्छी बात है, अपना घर बार लो, मेरी जान छोड़ो। इस तरह मोहताज बनकर रहना मुझे मंजूर नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। वहारे अंधेर मैंने ही दरख्त लगाया और मैं ही उसका पत्ता नहीं तोड़ सकती। मैंने घर बनवाया और मैं ही उसमें नहीं रह सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। अगर मैं जानती कि मेरी ये दुर्गत होने वाली है तो सारी जायदाद अपने नाम करा लेती। चारों नौजवानों पर माँ की इस तुंदी का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी ज़रा उनकी हिफाजत कर रहा था। इस कच्चे लोहे का उन पर क्या असर होता। शाम हो गई। दरवाजे पर नीम का दरख्त सर झुकाए खड़ा था। उसके पत्तों में भी हिस्स न थी। रुखसत होने वाले आफताब की ठंडी किरणें जैसे जाए पनाह ढूंढती फिरती थीं। फूलमती आहिस्ता से उठकर अपनी कोठरी में चली गई। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। शौहर के मरते ही अपने पेट के जने लड़के उसके दुश्मन हो जाएंगे, इसका उसे कभी ख्वाब में भी गुमान ना हुआ था। जिन लड़कों को उसने खूने जिगर पिला पिला कर पाला, जिन पर उसे इतना गुरूर था, वही आज उसे यूं आंखें दिखा रहे हैं। वहारे जमाने एक्सक्यूज मी, जमाने की खूबी। अब इस घर में रहना उसे अजाब मालूम होता था। जहां उसकी कुछ कदर नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां लावारिसों की तरह पड़ी रोटियां खाए। ये उसकी खुददार तबीयत के लिए बेहद गिरा था, मगर चारा ही क्या था। वो लड़कों से अलग होकर रहे भी तो किसकी नाक कटेगी। जमाना उसे थूके तो क्या, और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिसने उसे हमेशा हकारत की नज़रों से देखा, वही अब उस पर हंसेंगे। नहीं, ये जिल्लत उस बेकसी की जिल्लत से कहीं ज़्यादा दिलशिकन थी। अब उसे अपने आप को एक नए तर्ज अमल का आदी बनाना पड़ेगा। अब ज़माना बदल गया है। उसे अब नए माहौल के अंदर ज़िंदगी बसर करनी होगी। अब तक मालकिन रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही मर्जी है। अपने बेटों की लातें और बातें गैरों की लातों और बातों के मुकाबले में फिर भी गनीमत हैं। वो बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी बेकसी पर रोती रही।
सारी रात इसी रूहानी कोफ्त में गुजर गई। जाड़ों की सुबह आहिस्ता आहिस्ता डरती डरती तारीकी के पर्दे से निकली, जैसे कोई कैदी छुपकर जेल से निकल आया हो। फूलमती आज मामूल के खिलाफ तड़के ही उठी। रात भर उसका रूहानी तनासुख हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर शबनम में भीगी हुई पुख्ता जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जिंदा थे तब उसे बहुत सवेरे ना उठने देते थे। ठंड उसे बहुत मुज़िर थी, मगर अब वो दिन नहीं रहे। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और कंकरियां चुनने लगी। रफ्ता रफ्ता लड़के जागे, बहुएं उठी। सबों ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह ना कहा, अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद वो बुढ़िया की इस बेकसी पर दिल में खुश हो रहे थे। आज से फूलमती का यही वतीरा हो गया कि जो कुछ बन पड़े घर का काम करना, सारे घर की खिदमत करना और इंतज़ामी उमूर से अलग रहना। उसके चेहरे पर जो एक खुददारी की झलक नुमायां थी, उसकी जगह एक हसरतनाक बेबसी छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती थी वहाँ अब तेल का चिराग टिमटिमा रहा था, जिसके बुझाने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफ़ी था। भाइयों ने तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक मुरारी लाल को इनकारी खत लिख भेजा। दीनदयाल से कुमुद की शादी हो गई। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ ज़्यादा थी और ख़ानदानी वजाहत में हेटे थे, लेकिन रोटी दाल से खुश थे। बग़ैर किसी करार के शादी मंजूर कर दी। तारीख मुकर्रर हुई, बारात आई, शादी हुई, कुमुद रुखसत हो गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता था। कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी, उसे भी कौन जान सकता था। लेकिन चारों भाई बड़े खुश थे, गोया उनके पहलू से कांटा निकल गया हो। शरीफ ख़ानदान की लड़की घर वालों की रज़ा में राज़ी थी। तकदीर में आराम लिखा होगा, आराम करेगी, तकलीफ़ लिखी होगी, तकलीफ़ उठाएगी। घर वालों ने जिससे शादी कर दी, उसमें हज़ार ऐब हो तो यही उसका माबूद, उसका मालिक। फूलमती ने किसी काम में दखल ना दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों की खातिर मदारत की गई, किसके यहाँ से नवीद में क्या आया, उसे किसी अमर से सरोकार न था। उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो कुछ करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए दरवाजे पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले से लिपट कर रोने लगी, तो वो उसे अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 50 रुपये और 2-4 जेवर उसके पास बच रहे थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो दिल की दिली में रह गई, नहीं तो आज क्या तुम्हारी शादी इस तरह होती और तुम इस तरह विदा की जाती। कुमुद ने जेवर और रुपये आंचल से निकाल के माँ के कदमों पर रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारे आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। कुमुद ने जेवर और रुपए आंचल से निकाल के माँ के कदमों पर रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारे आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो। नहीं मालूम अभी तुम्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना चाहती थी कि उमानात ने आकर कहा, क्या कर रही हो कुमुद, जल्दी कर, 60 टली जाती है, वो लोग जल्दी मचा रहे हैं, फिर तू 2-4 महीने में आएगी, जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती ने दिल को संभाल कर कहा, मेरे पास अब क्या है बेटा जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर रखें।
कुमुद रुखसत हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। 1 साल गुजर गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा था और हवादार था। उसने उसे बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया और एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारन हो। लड़कों और बहुओं से अब उसे कोई ताल्लुक ना था। वो अब घर की लौंडी थी। घर के किसी फर्ज से, किसी मामले से दिलचस्पी न थी। वो जिंदा सिर्फ इसलिए थी कि उसे मौत ना आती थी। खुशी और रंज का उसके ऊपर कोई असर न था। उमानाथ का क्लिनिक खुला, दोस्तों की दावत हुई। दयानाथ ने अखबार जारी किया, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला, वो विलायत पढ़ने गया, फिर जश्न हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यगोवत हुआ, खूब धूमधाम हुई। फूलमती के चेहरे पर मुसरत की खफीफ सी झलक भी नजर न आई। उमानाथ टाइफाइड में महीना भर बीमार रहे। दयानाथ ने एक मजमून लिखा और दफ़ा 144 में 6 महीने के लिए जेल चले गए। उमानाथ ने एक मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और साल भर के लिए सस्पेंड कर दिए गए। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाइयां तक न पड़ी। उसकी जिंदगी में किसी किस्म की दिलचस्पी, कोई आरजू, कोई फिक्र न थी। बस जानवरों की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है मगर खाता है दिल से। वो बेकहे काम करती थी मगर खाती थी जहर के निवालों की तरह। महीनों सर में तेल ना पड़ता, महीनों कपड़े ना धुलते, कुछ परवाह नहीं। उसमें एहसास गोया फना हो गया था। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आसमान पर मटियाले बादल, जमीन पर मटियाला पानी, नम हवा सीनों में बलगम और कफ भरी फिरती थी। महरी और कहारन दोनों बीमार पड़ गए। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। आग जलाई, पतीलियां चढ़ा दी और गंगा से पानी लाने चली। कामतानाथ रोज गंगा जल पीते थे। नल का पानी उन्हें मुवाफिक न था। कामतानाथ ने चारपाई पर बैठे बैठे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। कहार और महरी आज दोनों गायब हैं। फूलमती ने मटियाले आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। तुम भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी बेटा, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके क्लिनिक में कुछ नफा ना होता था, इसलिए बहुत परेशान रहता था। जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर हुकूमत कर चुकी हैं, उसका खमियाजा उठाने दो। गंगा बढ़ी हुई थी, मालूम होता था समुंदर है। उफक पानी के साहिल से मिला हुआ था। किनारे के दरख्तों की से फुंगियां पानी के ऊपर नजर आती थीं। फूलमती कलसा लिए हुए सीढ़ियों के नीचे उतरी। पांव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही इंसान सहब उठता था। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की बेवा है। अयोध्यानाथ तो बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, उसकी तकदीर में ठोकर खाना लिखा था।
अरे उसके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ साहब हैं, लेकिन भाई तकदीर भी तो कोई चीज़ है। तो ये थी आज की कहानी। फिर आऊँगा। नमस्कार।